हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका बिजनेस मैथ यूनिट 2 पार्ट सेकंड। मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बेसिक कराया था। आई होप आपने अच्छे से वो पढ़ लिया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली होगी डिफरेंशिएशन की। अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज का पहला टॉपिक हमारा होने वाला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बेसिक पढ़ने के बाद अब ये ध्यान से समझ लो कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन तब कहा जाता है ए से बी इंटरवल के बीच में। अब ये ए से बी का इंटरवल मतलब ए बी कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं कहूँ ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 7 है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एफ एक्स जो एक फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 2 से 7 के बीच में। 2 से 7 के बीच में मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जितनी वैल्यू है अगर मैं इस फंक्शन में डालूं तो ये फंक्शन उस वैल्यू के लिए इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अगर जो ग्राफ है एफ का वो राइज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर वो राइज कर रहा होता है ना ग्राफ, तो वो इंक्रीजिंग माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अपवर्ड स्लोपिंग को कई बार इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। वहीं अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी के बीच में, तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ है वो हमारा फॉल कर रहा होगा लेफ्ट टू राइट के लिए। मैम समझ नहीं आ रहा, अभी ना मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, बस तुम अभी जो बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई है वो याद रखो और उस क्वेश्चन से तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x। तो हमें वो इंटरवल बताना है, मतलब ए से बी की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। मैम एफ डैश एक्स क्या होता है, मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैंने तुम्हें बेसिक डिफरेंशिएशन सिखा दिया, आई होप अब तुम मेरे साथ साथ इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो सबसे पहले 2 इंटू 3, एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, माइनस 9 इंटू 2, एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और प्लस 12, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू मल्टीप्लाई 1 में होके कम हो जाएगी। तो जब मैं इसका ये करूँगी तो आ जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं आता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी x 6 x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं x की वैल्यू के लिए सॉल्व करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1 और 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इन दोनों चीज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब देखो, मैंने ये नंबर लाइन बना ली है और यहाँ पे मैंने इसे प्लॉट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो ये फंक्शन था एफ डैश एक्स को जो मैंने सॉल्व करके आया था 6x माइनस 1 और x माइनस 2, अब मुझे ना इनके साइन देखने हैं। साइन देखने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इस वाले इंटरवल का साइन देखना है। तो मुझे 1 से कोई भी छोटी वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये तो 1 से छोटी तरफ है। आई होप तुम्हें नंबर लाइन तो क्लियर होगी क्या होती है। ठीक है, यहाँ 2 से फिर ये बड़ी वैल्यू है इसके राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट में मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली ना 0 रख देती हूँ। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी -1 और -2, जो कि मेरा प्लस होके आ जाएगा प्लस का 12, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरी जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में रखने से मेरी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इस इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है इस इंटरवल के लिए कि इस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो मैं ना इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू उठा के अपने एफ डैश एक्स में रखूंगी। तो इस इंटरवल के लिए मैंने क्या लिया है, एफ डैश एक्स मेरा क्या था, फिर से एक्स 6x माइनस 1 और x माइनस 2। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रही हूँ 3/2। ठीक है, 3/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/5 लगभग कुछ आएगा, जो कि 1 से 2 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं x की जगह पे 3/2 रखूंगी, ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो तो मैं चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा 6 1/2 और मल्टीप्लाई में -1/2। ठीक है, तो अब जब इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास माइनस का 3/2 आएगा। अब क्योंकि ये साइन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 0 से कम है, तो ये वाले इंटरवल में 1 से 2 के बीच में मेरा जो फंक्शन है वो होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, और फिर से इस वाले इंटरवल को चेक करने के लिए मैं 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लूंगी।
तो टू से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 3 ले लेती हूँ। तो जब मैं इस फंक्शन में 3 एज एन वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 6 इंटू 2 और यहाँ पे आएगा 1। तो ये फिर से मेरा 12 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 से ऊपर के वैल्यू के लिए भी मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैलकुलेट होता है। ये कॉन्सेप्ट है जो आगे अब मैं जो आपको चीज़ें कराऊंगी ना उसमें यूज होगा, ठीक है। देखो अब तक तुमने जो पढ़ा वो प्योर मैथ्स था, लेकिन अब जो तुम आगे पढ़ोगे ना उसमें आप इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाओ और अपने सॉल्यूशंस निकाल पाओ, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, दिस इज बिजनेस मैथमेटिक्स। तो अब अपने जो इकोनॉमिक्स के तुमने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जो 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, उन्हें थोड़ा रिकॉल करना शुरू कर दो। बाकी तो मैं डिटेल में अब आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपना दिमाग जो है मैथ्स से खोल के इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स पे शिफ्ट कर लो। तो अब मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज एवरेज कॉस्ट। मैम एवरेज कॉस्ट क्या होती है? देखो कॉस्ट तो तुम्हें सबको पता है, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो। एवरेज निकालना आता है? एवरेज कैसे निकलता था? टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ऐसे निकलता था ना एवरेज, ठीक है, ऐसी तो निकलता था। तो अगर आप एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो तो इसका भी ना सेम ही चीज होता है। अब आपको टोटल अमाउंट की जगह क्या कर देना है, टोटल कॉस्ट कर देना है। यहाँ पे बस टोटल कॉस्ट कर देना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस करी है उससे डिवाइड कर देना है, दैट इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सी मतलब कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्वांटिटी। मतलब आपने अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा बनाई, आपने 2 क्वांटिटी बना ली थी, अब आपने एक तीसरी क्वांटिटी बनाई, तो ये तीसरी क्वांटिटी बनाने में आपका कॉस्ट में कितना चेंज आया, मतलब कितनी कॉस्ट लगी, चेंज इन क्वांटिटी की वजह से कॉस्ट में कितना चेंज आया, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब आप ना एक चीज दिमाग में रख लो, अगर कभी भी मैं आपको चेंज की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने यही तो पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, जब आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, डी सी अपॉन डी एक्स, मतलब चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, है ना, दैट इज डी सी अपॉन डी एक्स। तो अब आपको मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तो समझ आ गया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इफ द मैन्युफैक्चर टोटल कॉस्ट फंक्शन इज सी इज इक्वल्स टू 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, हमें फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, और फिर बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है अगर 4th यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, और उसके बाद रिजल्ट भी इंटरप्रेट करना है। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सी अपॉन एक्स, मतलब कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो मेरी कॉस्ट क्या है, 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको मैं डिवाइड करूंगी एक्स से, तो मेरे पास आएगा 0.1 एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स। ये तो होगी मेरी एवरेज कॉस्ट, पहला पार्ट सॉल्व। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब मेरे नेक्स्ट पार्ट में मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डी सी अपॉन डी एक्स, मतलब मुझे डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो मेरा सी क्या है, दैट इज 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी, एक कम हो जाएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो प्लस 0। तो मेरा जो MC आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0.2x, ये आ जाएगा मेरा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब हमारे 2 पार्ट हो गए सॉल्व। अब हमसे पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा अगर मेरी क्वांटिटी 4 हो, मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ पे 4 दे दी है और पूछा है कि MC कितना होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं, हम 4 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा MC कितना आ जाएगा, 0.8। अब इंटरप्रेट करने को कहा है रिजल्ट। तो देखो इसका मतलब ये है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं, 4 से 5th यूनिट जब हम बनाएंगे तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो 0.8 आएगी, ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में आया भी है 1982 का, और ये बाद में भी रिपीट हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट टू द कमोडिटी पर यूनिट आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा है कि हमें कॉस्ट का रिलेशन दे रखा है कि कॉस्ट हमारी क्या है, 3x x प्लस 7 अपॉन x प्लस 5 प्लस 5। अब हमें बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली फॉल करती है एज अ आउटपुट इंक्रीज। मतलब अगर मैं 7
को अगर मेरा x पहले 6 था और फिर मैं x को 7 कर दूं या फिर 8 कर दूं, तो मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मुझे ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ना मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट का फंक्शन है, मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। देखो हमारे पास एमसी तो है नहीं, एमसी निकालने के लिए मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स प्लस 5 और प्लस 5। देखो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो 5 तो मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यहाँ पे लग जाएगा क्वोशिएंट रूल। तो देखो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, डी सी अपॉन डी एक्स लिख लेती हूँ यहाँ पे। क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रहता है, हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का, बीच में आता है माइनस, और फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहता है प्लस 7x, और हम डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे वाले फंक्शन का। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसे डिवाइड कर देते हैं हम किससे, नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से, ठीक है। अब मैं इसे आगे सॉल्व करती हूँ। अब जब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा 3 जो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35, और डिवाइड में मेरा चलेगा x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसे क्या करती हूँ कि मेरे को दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है और सॉल्यूशन बन सकता है, तो मैं इसे ना सॉल्व कर लूँगी। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसे मैं एक जगह लिख लूँगी प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसे अब मैं आगे फिर से सॉल्व करूँगी। तो अब जब मैं आगे सॉल्व करूँगी तो आएगा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, होल स्क्वायर ऐसे नहीं कटेगा, पहले ये अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि x प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। मैंने अलग अलग डिनोमिनेटर कर दिए, ठीक है। और अब ये कट जाएगा, ये वाली चीज़ मैंने नीचे तुम्हें डिटेल में दिखा दी है। अब आगे क्या होगा, मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 1 प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, देखो मार्जिनल कॉस्ट तो निकल गई कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम दिखाते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक तो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, अभी सीख लो। मैंने यही सोच के चली थी कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा ना तभी बता दूंगी, ऐसे डिटेल में एक साथ बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा। तो अब जब हमें इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है तो मैं क्या करूंगी, मेरे को ये चीज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखानी है, मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी। तो अब जब मैं MC का डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो देखो क्या होगा, ये हमारा 3 एज इट इज बाहर रहेगा, ये 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो आएगा 20x प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा। अब देखो हमें ये वाली 3 की मल्टीप्लाई में अंदर कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -60x प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। अब ध्यान रखना, जब भी आप किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करते हो दोबारा, जैसे मुझे MC देखना था कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उसका मैंने डिफ्रेंसिएशन किया। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद अगर जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा कि ये डिक्रीजिंग होगा, कि ये गिरता चला जाएगा, कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली गिरती चली जाएगी जब मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब अगर ये प्लस होता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रेवेन्यू का, ठीक है। अब फिर से आ जाओ तुम कॉमर्स या इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारी क्वांटिटी है इनटू प्राइस, मतलब मैंने 20 क्वांटिटी बनाई है और मैंने उन्हें 2 रुपये के प्राइस पे बेचा है, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 40 रुपये, ठीक है। रेवेन्यू इज x इंटू पी, इतना समझ आया। अब जैसे मैंने कॉस्ट में आपको चीज़ें बताई थी, एवरेज कॉस्ट, वैसे ही रेवेन्यू के अंदर भी हमारा एवरेज रेवेन्यू आता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू जो मेरा x इंटू पी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज x। तो हम अगर x से x को कैंसिल आउट कर दे तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस होगा। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कितने प्राइस पे आप सामान बेच रहे हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ाया था, यहाँ पे भी हमारा आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की तरह मार्जिनल रेवेन्यू आएगा।
तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि हमारी एक क्वांटिटी और बेचने से, मतलब चेंज इन क्वांटिटी से हमारे रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन क्वांटिटी की वजह से चेंज इन रेवेन्यू, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी आर अपॉन डी एक्स, है ना, क्योंकि चेंज मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है डी आर अपॉन डी एक्स। अब तुम्हें मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब गाइस तुम अपना दिमाग शिफ्ट कर लो इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ प्योर कंपटीशन और मोनोपोली। मैम ये क्या कर रही हो, ऐसा ही है बिजनेस मैथमेटिक्स में सब कुछ तुम्हारा कंबाइन है। मैथ्स पढ़ लिया, अब कॉमर्स पढ़ ली, अब आ जाओ तुम इकोनॉमिक्स पे। तो सबसे पहले प्योर कंपटीशन देखो। प्योर कंपटीशन में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि सारे प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, और इसीलिए जो प्राइस है वो मार्केट डिटरमाइन करता है, ठीक है। और प्राइस ना फर्म के आउटपुट के बेसिस पे चेंज नहीं होता। मतलब अगर एक्स क्वांटिटी चेंज हो रही है तो प्राइस चेंज नहीं होगा, चेंज इन क्वांटिटी की वजह से चेंज इन प्राइस नहीं होता। बट ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारा रेवेन्यू था, मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू इज इक्वल टू पी एक्स होता है, अभी तो बताया। तो इसका मतलब ये है कि जो पी है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एम आर है, एम आर मतलब चेंज इन रेवेन्यू, वो इज इक्वल टू पी होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पी हमारा फिक्स्ड है, पी तो चेंज होगा ही नहीं। समझ आया? ठीक है। अब नाउ वी नेक्स्ट हैव मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है, और इसीलिए कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होता। इसलिए जो डिमांड है वो प्राइस पर डिपेंड करती है, और इसीलिए जो फर्म है अगर वो लोअर प्राइस पे बेचेगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो उस केस में हमारा जो ये है R इज इक्वल टू पी एक्स, ये होता है। अब इसमें क्या है कि प्राइस भी चेंज होगा और क्वांटिटी भी चेंज होगी। पिछले वाले फंक्शन में क्या था कि सिर्फ हमारा प्राइस चेंज हो रहा था, तो हम डायरेक्टली लिख पा रहे थे कि एम आर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली प्राइस लिख पा रही थी, क्योंकि क्वांटिटी अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही थी तो एक्स जो है वो 1 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली के केस में मेरा पी भी चेंज हो रहा है और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों चीज़ चेंज हो रही है, मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट रूल तुम्हें पढ़ाया था ना, तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो मेरा होगा एम आर इज इक्वल्स टू पी प्लस एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल के हेल्प से, ठीक है। तो याद रखना कि मोनोपोली के केस में जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो ऐसे कैलकुलेट होता है, और अगर प्योर कंपटीशन है तो उस केस में मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली बोलेगा कि इट इज़ मोनोपोली और इट इज़ प्योर कंपटीशन, और उस हिसाब से तुम्हें चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है। टोटल रेवेन्यू क्या है, आर एक्स फंक्शन दे रखा है टोटल रेवेन्यू का, दैट इज 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और हमसे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू जब x5 है और एक्चुअल रेवेन्यू जब सेल्स 6th यूनिट पे हो रहा है, ये सब पूछा गया। तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू मतलब जो आर एक्स है उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो अब मैं अगर 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को डिवाइड करूँ x से, ठीक है, तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 20 माइनस एक्स बाई 2। ये हो गया मेरा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। अब मेरा एक पार्ट हो गया। नाउ वी विल गोइंग टू द सेकेंड पार्ट, हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज डी आर अपॉन डी एक्स, मतलब चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन अ क्वांटिटी। तो अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी, 20x का डिफ्रेंसिएशन करूंगी, इट विल बी 20, और यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन 2, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में आया और एक कम हो गया, पावर मल्टीप्लाई में आई एक कम होगी। अब मैं इसे काट दूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा दैट इज 20 माइनस एक्स, ये आ गया, ओके। मार्जिनल रेवेन्यू भी आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू में x5 है तो वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 5 रखूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 15, है ना। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझसे जो फोर्थ पार्ट पूछा है दैट इज इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मुझसे पूछा एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ फ्रॉम द सेल्स ऑफ 6th यूनिट। तो इस केस में मेरा एक्चुअल रेवेन्यू का जो फंक्शन है ना वो ये है, पहले मैं निकाल लेती हूँ कि मेरा एक्चुअल रेवेन्यू 5th यूनिट पे कितना हुआ, फिर मैं उसमें से माइनस कर दूंगी, फिर 6th यूनिट पे निकाल लूंगी, और दोनों में से माइनस करके मुझे पता चल जाएगा कि 6th यूनिट पे कितना हुआ, 6th यूनिट सेल करने पे कितना हुआ। ये नहीं पूछा है कि 6 यूनिट मैंने बेच दी, उन 6 यूनिट का टोटल ना, टोटल नहीं पूछा है,
सिर्फ ये पूछा है कि 6वीं यूनिट जब मैंने बेची उसका रेवेन्यू कितना हुआ। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 6 रखती हूँ पहले। टोटल 6 यूनिट का रेवेन्यू कितना हुआ वो कैलकुलेट हो जाएगा इससे, जब मैं x की जगह पे 6 रखूंगी। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी 20 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 6 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे मेरा आ जाएगा 102, ठीक है। मतलब टोटल 6 यूनिट बनाने पे मेरा रेवेन्यू 102 आया। अब मैं क्या करूंगी, सिमिलरली मैं 5th यूनिट पे कैलकुलेट करूंगी। तो जो 5th यूनिट पे कैलकुलेट करूंगी मैं R इज इक्वल्स टू 5 रखूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 20 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 87.5। तो मतलब टोटल 6 यूनिट का रेवेन्यू आया 102, टोटल 5 यूनिट का रेवेन्यू आया 87.5। तो सिर्फ एक सिंगल 6th यूनिट का रेवेन्यू कितना आएगा, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14.50। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बिकॉज ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है ना 6th यूनिट, लोग बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे बस ये 102 कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है, ये फिर से एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि मेरे इनकम में चेंज आने से मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आया। मान लो मेरी जो इनकम थी वो 60 रुपये से 100 रुपये हो गई, ठीक है। तो मेरी इनकम में कितना चेंज आया, 40 रुपये का चेंज आया। और इस 40 रुपये के चेंज की वजह से जो मेरा कंजम्पशन था वो 10 से 20 रुपये हो गया। तो मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 20, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही देखता है कि चेंज इन इनकम, मतलब इनकम मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिखूं, दैट इज MPC इज इक्वल्स टू DC अपॉन DI। मतलब DC कितना है 20 और DI कितना है 40। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस एग्जाम्पल में हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 0.5, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल से अब तुम्हें समझा भी दिया। अब इसके ना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो तुम्हारी जो टोटल इनकम है उसमें से तुम कुछ कंज्यूम करोगे, बाकी का पार्ट जो है वो सेव करोगे। यही तो होता है ना, टोटल इनकम मान लो मेरी है 100, उसमें से मैंने 50 रुपये का कंजम्पशन कर लिया और बाकी के 50 रुपये जो है वो सेविंग में हो गए। ऐसी तो होता है ना इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो जहां मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये बताता है कि इनकम में चेंज आने से मेरी सेविंग में कितना चेंज आया। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, DS, मतलब चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा है कि I माइनस C इज इक्वल्स टू S होता है, तो अगर मैं यहाँ पे I माइनस DC अपॉन DI कर दूँ तो वो हमारा किसके बराबर होगा, DS अपॉन DI। आई होप इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है। अब जरा मैथ्स और इकोनॉमिक्स को एक साथ लगाते हैं क्वेश्चंस में। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि इसमें कंजम्पशन फंक्शन हमें दे रखा है दिए, और हमने पूछा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव दोनों पूछा है, और इनकम हमारी I दे रखी है, ठीक है। अब हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकलता है, दैट इज DC मतलब चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, DI, ठीक है। तो मतलब I के रेस्पेक्ट में मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूंगी। अब क्योंकि पहले मैं इस फंक्शन को ही लिख लेती हूँ, C इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3I अपॉन 4 माइनस रूट I अपॉन 3, ये फंक्शन हो गया। अब जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी तो यहाँ पे मेरा कॉफिशिएंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। जब ये डिफ्रेंशिएट करूंगी तो यहाँ पे 3/4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पे देखो मैं एक रफ वर्क करके दिखा देती हूँ, I अपॉन 3 है, इसकी पावर 1/2 है, पावर इनटू में आएगी, मतलब 1/2 I अपॉन 3, और फिर 1/2 में से एक कम, क्योंकि एक लेस हो जाती है, तो 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 I की पावर -1/2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब जब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा DC अपॉन DI इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, दैट इज 3/4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस वैल्यू कितनी थी, एक बार देख लेती हूँ, 1/2, ओके। तो यहाँ पे 1/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, तो 1/6 अपॉन रूट I, ये हो गया मेरा DC अपॉन DI, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरी इतनी आ गई है, ठीक है।
अब मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी निकालना है, वो कैसे निकलेगा? तो 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तो मैं इस पूरी वैल्यू में से 1 माइनस कर दूंगी। अब देखो क्वेश्चन में मुझे इनकम की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले मैं इस वाले अब आंसर में जो मेरा एमपीसी आया उसमें पहले i इज इक्वल टू 25 डालूंगी और इसे सॉल्व करूंगी। तो जब मैं यहाँ i इज इक्वल टू 25 डालूंगी, इट विल बी 3/4 माइनस 1/6 इंटू 1/25। अब 25 का रूट जब बाहर आएगा, इट विल बी -1 दैट इज 5 इंटू 6। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, और जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी, इट विल बी 0.716। ओके, अब ये हमारा MPC आ गया है, और MPS निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगी, 1 माइनस 0.716, तो इससे आ जाएगा MPS। तो मेरा MPS आ जाएगा 0.284। ठीक है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन।